साथियों नमस्कार। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच चुका है तो सबसे पहला सवाल है कि आप ये वीडियो पूरा क्यों देखेंगे। अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। क्यों खास है, एक मिनट में समझते हैं। इसमें जो है पूरे 30 सवाल हम डिस्कस करेंगे और वो 30 सवाल डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चैप्टर से है। तो अगर आप इस 30 पूरे वीडियो को देखते हैं तो 30 अलग अलग चैप्टर के आपका संपूर्ण रिवीजन होने वाला है। और वीडियो के बीच में कोई बात नहीं होगी, इधर उधर की कोई बकवासबाजी नहीं होगी, सीधे के सीधे हम लोग मुद्दे पर आएंगे। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस पर। और आज शुरू करते हैं। पहला सवाल किस एग्जाम से लिया गया है आप देख सकते हैं। यह आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 अंडर ग्रेजुएट का है। मैथ सॉल्यूशन है 7/5/2026 शिफ्ट 1 के पेपर का यह सवाल है। उम्मीद करते हैं कि यह पूरा पसंद आएगा। वीडियो देखिएगा तो पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, यह जो सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज से है। उम्मीद करते हैं कि हम दिख भी रहे होंगे और सुनाई भी दे रहे होंगे। यदि y रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 462 रुपया है, तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में दे कुल राशि बताइए। मतलब सवाल है कि रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कह रहा है 2 बाद राशि कुल दे राशि मिश्रधन पूछ रहा है। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा सीआई का कि 10% से 2 साल में 10% से 2 साल में जो ब्याज आता है, 2 साल में चक्रवृद्धि जो ब्याज आता है वह होता है 21%। कितना होता है? 21%। क्लियर है? ये बात उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 462 रुपया। यहां से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है? 462 रुपया है। तो 21% का जो मान होगा वह कितने के बराबर होगा? 462 के बराबर होगा। तुरंत आप क्या करेंगे? 1% का मान निकालेंगे और वह आएगा 462 अब बटे में 21 होगा। 21 दूना 42, 21 दूना 42 4 और 21 दूना 42 22। 1% का मान आएगा, 1% का मान आएगा 22। आपसे पूछ रहा है 2 वर्ष की अवधि के अंत में कुल देय राशि बताइए, मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। भाई मूलधन 100% होता है और ब्याज कितना है? 21%। तो देंगे कितना उसको? 121%। तो 121% का मान जो आएगा वह आएगा 121 गुना में 22। बस गुना कर लेंगे, सवाल का उत्तर हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिएगा क्या होगा। 22 एकम 22 का 2, हाथ में 2, 22 दूना 44, 44 2 46 का 6, हाथ में 4, 22 एकम 22 अचार, 22 अचार 26। आंसर कितना होगा? 2662। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर खत्म। इतना ही सवाल था। चलिए हम बढ़ते हैं। अच्छा, यहां से सीखने को क्या मिला? तो सबसे पहले बात, 10% से 2 साल में ये ब्याज 21% कैसे हो गया? जो लोग जानते हैं, नहीं जानते उनके लिए देखिएगा। जब भी मामला 2 साल का हो, जब भी मामला 2 साल का हो, जैसे 5% से 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज आएगा? तो 10.25। कुछ समझ में आया क्या? बोलिए कि ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 का दोगुना 10 और 0.2 अंक के बाद 6% से 2 साल में रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 6 का स्क्वायर 36 और 6 दूना 12, 12.36%। 7% से रहेगा तो 2 साल में ब्याज कितना आएगा? 7 का स्क्वायर 49 और 7 दूना 14 होगा 14.4। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात सीख गए। आइए अगले सवाल पर। 7 अंकों की संख्या यह 46A 484B 24 से विभाज्य है, तो ए और बी का न्यूनतम मान कितना होगा? क्लियर है? कोई संख्या 24 से विभाज्य है, कोई संख्या 24 से विभाज्य है, इसका मतलब वह 8 से कटेगा और 3 से कटेगा तभी 24 से विभाज्य होगा। 8 दिया 24 से विभाज्य। चलिएगा 46A 484B
क्लियर है। 8 का नियम आपको पता होना चाहिए। 8 का नियम होता है अंतिम 3 अंक। 8 का नियम क्या होता है? अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। समझ रहे? और a प्लस बी न्यूनतम भी है, मतलब सबसे कम होना चाहिए। तो अगर हम b के स्थान पर 0 रखते हैं तो क्या ये कटेगा? क्या ये बन जाएगा 840, कट जाएगा। इसका मतलब b हो गया 0। अब a को ढूंढिए, 4 6 a 4 8 4 0, 8 से कट गया। अब सोचिए जरा, 3 से संख्या कटेगा। 3 का नियम क्या होता है? तो 3 का नियम होता है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, या जहां 3 से कटने वाला पूर्ण रहा उसको काट चलिए। 6 3 से कट गया, 8 और 4 12 3 से कट गया, 8 और 4 12 3 से कट गया, बचा तो कितना? 4 प्लस 4 8 प्लस 0 8 प्लस में ए। तो 8 प्लस ए 3 से कटने के लिए ए को 1 होना पड़ेगा, तब ना 8 और 1 9, 9 3 से कट जाएगा। तो ए कम से कम कितना चाहिए? 1। और बी कम से कम कितना चाहिए? 0। तो पूछ रहा है ए और बी का न्यूनतम मान, तो 1 प्लस 0, आंसर कितना होगा? 1। उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे इन बात को। आइए अगला सवाल देखिएगा। ये सवाल बहुत फेमस सवाल है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछेगा, बार बार पूछेगा। तीन संख्या 4 13 और 9 के अनुपात में है। 4 13 और 9 के अनुपात में है, कहने का मतलब है कि पहली संख्या होगा 4x, दूसरी संख्या होगा 13x और तीसरी संख्या होगा 9x होगा। उनका एलसीएम 60 84 दिया हुआ, एचसीएफ निकालना। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 4 गुना में 13 गुना में 9 गुना में x, और ये सवाल का दिया हुआ है 60 184 है ना। तो x का मान निकाल दीजिए ना, 60 184 अब बटे में 4 से भाग लगा दीजिए, 13 से भी भाग लगा दीजिए और 9 से भी भाग लगा दीजिए। 9 से 4 से कटते दिख रहा है, 9 से काटिए ना, पहले 9 से काटेंगे, 9 छक्का 54, बचेगा कितना? 9 छक्का 54, बचेगा 6, 9 सते 63, बचेगा 7, 9 सते 63। एक सेकेंड एक सेकेंड, कितना बार में कटेगा? 9 से काटे, 9 से 9, 9 सते 63, 9 छक्का 54, बचेगा कितना? बचेगा 6, 9 सते 63, बचेगा 5, 9 छक्का 54। 13 से काटिए, 13 से काटेंगे फिर 13 से काट लेते हैं, 13 से 13 कम 13, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 2 13 दूना 26, फिर 4 से काट लेते हैं, 4 से कटेगा 13, हो गया। x का मान 13 आया। उनका HCF कितना? HCF पूछ रहा है। इन तीनों का अगर आप HCF निकालिएगा, HCF निकालिएगा तो वो मेरे प्यारे x आएगा, और यही x का मान कितना आएगा? 13। तो उत्तर कितना होगा? 13। ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो जाए। आइए अगले सवाल पर। दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है और उनका गुणनफल 170। दो धनात्मक संख्या, देखिएगा x प्लस वाई, दो संख्या ले लिए, x और y का योग कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ, ठीक है। और उनका गुणनफल x गुना में y कितना दिया हुआ है? 170। तो पूछ रहा है उनके बीच अंतर x माइनस वाई पूछ रहा है। पहले तो आप डायरेक्ट सोचने का प्रयास करिए कि क्या ये ऐसा कोई दो संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 170 होगा, जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो मन में एक ख्याल आया कि सर 17 और 10, 17 और 10 को गुना करेंगे तो 170 होगा, 17 और 10 को जोड़ेंगे 27 होगा, तो 17 में से 10 जाएगा, अंतर कितना आएगा? 7। कहानी खत्म, सवाल का उत्तर। अगर ये ख्याल नहीं आ पाया, हो सकता है कि ये ख्याल आ गया होगा, नहीं आएगा तब हम क्या करेंगे? देखिएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा 4xy। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें, 4xy। x प्लस वाई कितना? 27, 27 का स्क्वायर, यहां से ये निकालना है 4xy, अरे है ना, हो जाएगा। इस फॉर्मूला को लगा देंगे, इस फॉर्मूला को लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा, इस फॉर्मूला को लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है 4xy। इस फॉर्मूला को लगाइए और उत्तर पाइए। लेकिन यहां पर फॉर्मूला का जरूरत नहीं था, समझे। आ जाइए अगले सवाल पर। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 मीटर है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? तो समचतुर्भुज का मतलब होता है, सम मतलब बराबर और चतुर्भुज मतलब जिसमें 4 भुजा हो, तो चारों भुजा बराबर हो। अब परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग 100 है। तो इसका मतलब है कि यह एक समचतुर्भुज है। यह एक कैसा है? समचतुर्भुज है। ध्यान से देखिएगा, यह एक समचतुर्भुज है। समझ रहे हैं? यह एक समचतुर्भुज है और परिमाप का मतलब होता है चारों भुजा। चारों भुजा का योग कितना है? 100। तो आप कहेंगे कि सब भुजा कितना कितना होगा? 25 25 होगा। सब भुजा कितना होगा? 25 25 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 14, एक विकर्ण की लंबाई 14 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछ रहा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। समझेंगे बात? दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल होगा, बहुत मजा आएगा। कुछ बातें जान लीजिए। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। कहां पर? समकोण पर। अगर ये बात पता है तो ये सवाल देखते खत्म हो जाएगा। ये पूरा 14 है, तो बोलिए कि सर ये वाला जो होगा यहां से यहां तक कितना होगा? 7 होगा। और यहां से यहां तक भी कितना होगा? 7 होगा। और ये एक जो ट्रायंगल बनेगा, ये बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब देखिए ना जरा, हम आपको समझाते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना जिसमें ये लेंथ है 7, ये लेंथ है 25। अगर आपको समकोण त्रिभुज का थोड़ा सा ज्ञान है तो आप कहेंगे कि ये वाला कितना होगा? 24। अरे है ना? तो बस कहानी खत्म हो गया। कहानी खत्म कैसे हो गया कि ये लेंथ निकल जाएगा 24 और ये भी लेंथ निकल जाएगी कितना? 24। हो गया खत्म। तो पूछ रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो 24 प्लस में 24, 24 24 कितना होगा? 48। ऑप्शन नंबर ए, कहानी खत्म। क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है। 7 24 25 से क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। आ जाओ अगले सवाल पर। यदि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या आप इसको मान लीजिए एक्स वाई, इसके अंकों का योग एक्स प्लस वाई कितना है? 9। उसमें 27 जोड़ने पर उसके अंक उत्क्रम हो जाते। उत्क्रम नहीं, व्युत्क्रम होना चाहिए था। उत्क्रम लिख रहा, देख रहे, रिवर्स, गेट रिवर्स्ड, उलट जाता। तो उसके इकाई का अंक, तो उस संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करिए। समझ रहे बात को? बहुत लाजवाब सवाल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या एक्स वाई है, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो आप कहिएगा कि सर 10x प्लस में y, ये दहाई के अंक पर 10 से गुना, इकाई के अंक पर y 1 से गुना। और इसमें 27 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? 27 जोड़ने पर ये क्या हो जाता है? 27 जोड़ने पर ये उलट जाता है। उलट जाने कहने का मतलब है कि ये 10y प्लस में x हो जाता है। 10y प्लस में क्या हो जाता है? x। क्लियर है? किसी एक तरफ इसको इधर ले जाइए ना, तो यहां से 27 बराबर आएगा 10y में से y घटेगा तो 9y, और x में से 10x घटेगा तो माइनस में क्या आएगा? 9x। 9 से जरा भाग लगाइए, तो 9 से भाग लगाएंगे तो 9 खत्म, 9 खत्म और 9 तिया 27। अब सवाल बन गया कि x प्लस वाई 9 दिया हुआ है, x प्लस वाई जो है 9 दिया हुआ है, और x माइनस वाई जो है वह 3 दिया हुआ। x का मान कैसे निकलेगा? तो 9 प्लस 3 12, 12 का आधा कितना आएगा? 6। y का मान कैसे आएगा? 9 में से 3 घटेगा 3, 3 9 में से 3 घटेगा 6, 6 का आधा आएगा 3, 6 का आधा कितना आएगा? 3। मतलब x आएगा 6 और y आएगा 3। अरे है ना? उस संख्या के इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो संख्या एक्स वाई है, तो ये 6 63 है। ये संख्या है कितना? 63। इकाई का अंक ज्ञात करिए। इकाई के स्थान पर कौन है? 3। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सवाल। आप इस बात को प्रैक्टिकली भी चेक
चेक कर सकते हैं कि 63 में 27 जोड़ेंगे, 63 में 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27 जोड़ने पर अंक उत्क्रम हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो उस संख्या के इकाई 9 3 एक्स वाई माइनस एक्स, ओ सॉरी गलती हो गया यहाँ, यहाँ समझेंगे, यहाँ से थोड़ा समझना है, यहाँ से समझना क्या है, यहाँ से गलती हो गई है। देखिएगा ना, गलती हमने कहाँ किया कि यहाँ से 3 जो आया है वह वाई माइनस एक्स का मान आया, वाई माइनस एक्स का मान आया है 3। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से और y प्लस में x कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ। तो y का जो मान आएगा, y का मान आएगा 9 और 3 12, 12 का आधा कितना आएगा? 6। और x का जो मान आएगा, x का मान आएगा 9 में से 3 घटेगा, x का मान आएगा 3 उल्टा होगा। तो इस संख्या जो बनेगा वो 36 होगा। संख्या क्या बनेगा? 36। इसमें 27 जोड़ेंगे, 27 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब पूछ रहा है उस संख्या की इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर कितना होगा? 6। 9 नहीं हो, 3 नहीं होगा, यहां होगा 6, यहां होगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास होता है। मतलब पहले साल भी 10% घटा, दूसरे साल भी 10% घटा, 2 वर्ष बाद कुल प्रतिशत मूल्य ह्रास कितना होगा? देखते कह सकते हैं 19%। आइए समझते हैं कैसे। अगर 100 रुपया का मशीन है, पहला साल 10% घटा, तो 10% का क्या मतलब? 10 घटेगा तो 90 हो जाएगा। फिर अगले साल फिर 10% घटेगा, 10% घटा दीजिए तो 9 घटेगा, 90 में से 9 घटेगा कितना? 81। मूल्य था कितना? 100, हो गया कितना? 81। अरे है ना, कितना कमी हुई? 19। कितने पर? 100 पर। तो 100 से गुना होगा और परसेंट, बस कहानी खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 19%। या अगर इस बात को ऐसे नहीं समझे तो फॉर्मूला लगा दीजिए, x प्लस में y प्लस में x इंटू में y अब बटे में 100। अरे होगा 10-50% 2 साल कम हो रहा है, तो 10 माइनस में 10 प्लस में माइनस में 10 और गुना में माइनस में 10 और बटे में 100। हो गया क्या? अब यहां से जब काटेंगे पीटेंगे तो ये क्या होगा? 0 से 0, 0 से 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 10 20, माइनस 20 और प्लस में 1, तो क्या आएगा? माइनस 19। 19 माइनस दर्शाता है कमी, ऑप्शन कौन सा होगा? ये फॉर्मूला अप्रोच हो गया। ये सक्सेसिव रेशियो भी लगा सकते हैं। कैसे समझेंगे? प्रत्येक साल 10% कम हो रहा है, तो 10 से 9 पहला साल, दूसरा साल भी 10 से 9 हो रहा है। इसका मतलब है 100 से कितना हो रहा है? 81। 100 से 81 हो रहा है। 100 से 81 हुआ था तो कितने की कमी आया था? 19% की। कहानी खत्म। किसी भी तरीके से आप निपटा सकते हैं, बेजोड़ सवाल था। नीचे दिए गए अनुपातों में सबसे बड़ा अनुपात कौन है? रेलवे का ये फेमस सवाल, लिख दीजिए। पहला है 7:11, मतलब 7/11। दूसरा है 3:5, मतलब 3/5। तीसरा है 5:8, 5/8। और 4:7, तो 4/7। ठीक है, सबसे बड़ा पूछ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाते हैं, क्रॉस गुना करिए, 2 में तुलना, 7×5 = 35, अरे होगा, और 11×3 = 33। इन दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा है 35, तो इसको आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए, कहानी खत्म। हो गया। अब जरा इसमें और इसमें तुलना करिए, 8×7 = 56 और 11×5 = 55। हो गया। कहिएगा बड़ा कौन? तो सर बड़ा तो अभी भी 7/11 है। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में जरा देखेंगे, इन दोनों में जरा देखेंगे तो 7×7 = 49 और 11×4 = 44। बड़ा अब भी यही आंसर कितना आएगा? 7:11। सवाल का उत्तर सवाल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बड़ा ढूंढना था इसलिए बड़ा को लेके चले, छोटा ढूंढना होता तो छोटा को लेके चलते। आ जाओ अगला सवाल। 2 घंटियां क्रमशः 1764 सेकेंड और 2268 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। ये घंटी और बत्ती वाला सवाल है। कहां हम पढ़ते हैं? एलसीएम एचसीएफ में। और इसमें अगर बोलेगा कि पुनः एक साथ कब बजा, तो सवाल का सीधा उत्तर होता है एलसीएम निकाल दे। शुरुआत में वे एक साथ बजती है, कितने समय बाद वो दोनों घंटियां पहली बार फिर से एक साथ बजेगी? बोला ना,
कि फिर से एक साथ बजेगी, मतलब इस सवाल में कुछ नहीं करना है। करना क्या है, तो 1764 और 2268 का निकाल देना है एलसीएम। क्या निकाल देना है, एलसीएम। और यह बात जो है, यह जो बात है, यह सेकंड में है, और यह बात भी किस में है, सेकंड में। लेकिन ऑप्शन में जो है घंटा और मिनट में। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को कर लेंगे। कैलकुलेटिव है, 1764 को आप तोड़िए, समझ गए बात। चलिए, ये सवाल बार बार रिपीटेड सवाल है, और इस सवाल को आप चाह सकते हैं। देखिएगा एग्जाम में क्या है, 30 में से 30 सवाल में कुछ सवाल, एक दो ऐसे सवाल होंगे ना जो आपको सोचना पड़ेगा। उस सवाल का कैलकुलेशन थोड़ा सा देखिए, इस सवाल का कैलकुलेशन लंबा होगा। क्लियर है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है। 6 से विभाज्य, 6 का नियम क्या होता है, 6 का नियम होगा कि जो संख्या 3 से कटे और 2 से कटे वह 6 से कटेगा, है ना। तो आप देखते कह सकते हैं कि सर ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इकाई अंक 1 है, और 2 से कटने के लिए इकाई अंक सम चाहिए, 2 4 6 8 0 चाहिए, 1 है, नहीं हुआ। अब ये सभी संख्या है, सब 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। चलिए, 3 का नियम होता है अंकों का योग, तो 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 4 और 5 9 कट गया, लेकिन 2 नहीं कटा, तो ये नहीं होगा आंसर। 5 और 4 9 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, 8 और 2 10, ये भी आंसर नहीं हुआ, 10 9 से नहीं कटेगा। अब 3 वो नहीं हुआ तो आंसर चौथा होगा, लेकिन चेक कर लीजिए, 7 5 3 2 1 6, 2 से तो कट रहा है सर, 3 से कट रहा है क्या, 7 और 5 12, 3 से कट गया, 3 कट गया, 2 और 1 3 से कट गया, 2 और 1 3 3 कट गया, 6 कट जाएगा, मतलब आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि अगर 4 ऑप्शन में से 3 नहीं हुआ तो चौथा तो उत्तर होगा ही। आ जाइए अगले सवाल पर। उस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ। अब सबसे पहला सवाल यहां से बनता है कि आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्या होता है, 4πr², और यह सवाल में दिया हुआ है 28,962 दिया हुआ। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है गोले का व्यास निकालिए। पहले त्रिज्या निकालो, तो 4 पाई का मान कितना आएगा, 22/7। ठीक है। यहां जो एक लॉजिक दिया हुआ है, एक शब्द जो दिया है वो आपको परेशान करेगा। क्या दिया है, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करे। ये चीज जो है ना, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा। गुना में r² बराबर कितना है, 28,962 होगा। चलिए पहले काटते हैं, काटने का सिलसिला शुरू करते हैं। 2 से काटिए, ये 11 बार में 2 से काटेंगे, ये 1 4 4 8 1, अरे होगा। r² बराबर आएगा 144 81 गुना में 7 और बटे में 4। नजदीक लेके चलिए, नजदीक लेके चलते, 4 से इसको काटते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 छका 24, खत्म, 4 दूना 8, 0 1 है, छोड़ दीजिए, 20 चौका 80, छोड़ दीजिए। यहां से r² बराबर आएगा 36, गुना करेंगे तो गुना कर दीजिए इसको, 7 से 7 इंटू में 0 0, 7 दूना 14 का 4, हाथ में, हाथ में कितना होगा, 7 दूना 14, 4 हाथ में, 1 7 छक 42 और 1 43 का 3, हाथ में 4, 7 या 21 4 25, अरे होगा। क्लियर है। चलिए, तो यहां से r बराबर आ जाएगा अंडर रूट, r बराबर आएगा अंडर रूट 25,340, किसके बराबर होगा, सही किए है ना। 4 से इसको काटे, अच्छा एक चीज छोड़ दिए, ओहो हो गड़बड़ कर रहे हैं। यहां से हमने 7 से गुना किया, 7 से गुना किया, लेकिन 11 से तो भाग भी लगेगा, क्या होगा, 11 से भाग भी लगेगा 11। अब जरा काटिए तो,
ये आर स्क्वायर बराबर होगा, ये कैलकुलेटिव सवाल है, 3620 गुना में 7 अब बटे में 11। अगर हम काटेंगे तो 11 से 11 लगभग जा रहे हैं, लगभग 11 तिया 33, बचेगा कितना 4, 4 42, 11 तिया 33, बचेगा 9, 11 अठे 88। ठीक है, 8 7 56 का 6, हाथ में 5, 7 या 21 अपन 26 का 6, 7 या 21 अपन 26 का 6, हाथ में 2, 7 या 21 और 2 23, 2366। अरे है ना, ठीक है। देख लीजिए, अब हम आंसर के करीब लगभग पहुंच रहे हैं। अब जरा समझिएगा, यहां भी हमने थोड़ा सा छोड़ा है और ऊपर भी थोड़ा सा छोड़े, मतलब ये 2366 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर इतना है, तो आर बराबर अंडर रूट, ये लगभग जो आएगा ना 2401 के करीब, 2400, 2366। 7 8 56 का 6 आते हैं 5, 7 या 21 अपन 26 का 6 आते हैं 2, 7 या 21 और 2 23, 48 का स्क्वायर कितना होता है? 23, 2304, यही ना होता, 2304। हमारा जहां तक उम्मीद लगता है, हमारा जहां तक मन कह रहा है कि ये जो आर का जो मान आएगा, आर का जो मान आएगा वह आएगा लगभग 48 के करीब। देखिए ना, आर स्क्वायर 2300 के करीब आ रहा है, तो ये 48 आएगा। आपसे पूछ रहा है गोले का व्यास ज्ञात करिए, आंसर 96 होगा। एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, क्योंकि ये ना कटने वाला डिजिट नहीं है, कटने वाला डिजिट नहीं है। और देख रहे हैं, यहां से देख रहा है ना, राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर, समझ रहे बात? 48 के करीब, 98 तो होगा नहीं, 108 तो होगा नहीं, 98 के लिए 49, हाँ 49 हो सकता है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 96 नहीं होगा। अच्छा, ये 2366 था ना, तो ये आर का मान जो आएगा, सॉरी, आर का मान जो आएगा वह 49 होगा। आर का मान कितना आएगा? लगभग 49 आएगा। और 49 आएगा तो आंसर कितना होगा? 49 आएगा तो 98 होगा। हाँ, ये सही होगा, ये श्योर सही है कि सही होगा। आ जाइए अगला सवाल। बॉडमास नियम का उपयोग करके निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। इसको सरल करना बहुत आसान सवाल। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 5 दूना 10, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो ये 3/4, 3/4। अब प्लस ये भी आएगा 3/4, 3/4। अब माइनस में होगा 2/3। अरे होगा 3/4 और 3/4 कितना आएगा? 6/4। इसका मतलब 6/4, अब माइनस में 2/3, ये 3/2 ही होगा। 3 तिया 9 और 2 दूना 4, तो 9 में से 4 गया 5, अब बटे में 2 तिया 6, आंसर होगा 5/6। सवाल का उत्तर, आसान सा सवाल था। ए और बी एक व्यवसाय में 5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 महीने बाद सी व्यवसाय में ए के निवेश के बराबर धनराशि निवेश करके शामिल हो जाता है। देखिएगा, दो आदमी है, पहले ए और बी, किस अनुपात में निवेश करता है? 5:7 के अनुपात में निवेश करता है। लेकिन 4 महीने बाद सी भी आ जाता है और सी निवेश करता है, सी के व्यवसाय में ए के निवेश के बराबर, देख रहे हैं, ए के निवेश के बराबर धनराशि निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है। तो ए कितना निवेश कर रहा है? 5। ये निवेश का अनुपात हो गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। टाइम के बारे में जरा सोचिए, आगे पढ़ेंगे। 1 वर्ष के अंत में, मामला है 1 वर्ष का, इसका मतलब ए रहा होगा 12 महीना, बी रहा होगा 12 महीना, लेकिन सी जो रहा होगा वह रहा होगा 8 महीना। आप कहिएगा कि सर 8 महीना क्यों? क्योंकि 4 महीने बाद सी ए में व्यवसाय निवेश के बराबर राशि के साथ शुरू किया। अब बस शुरू हो जाते। प्रॉफिट जो होता है, लाभ का जो अनुपात होता है वह होता है पूंजी गुना में समय, इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो। जरा काटिए ना, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12 आएगा, 4 दूना 8 होगा, गुना कर दीजिए तो 5 तिया 15,
7 21 और 5 दूना 10 हो गया। और कटेगा? नहीं कटेगा। कुल लाभ कितना है? 92,000। जोड़िए तो, रेशियो में यहां जोड़ेंगे तो 15 और 21, 36 और 10 46। और सवाल में बोला है कि 92,000 कट रहा है। 46 दूना 92, एक का मान आएगा 46 दूना 92, 2000। एक का मान आएगा 2000। बी और सी के हिस्से का योगफल बताना है। बी और सी के हिस्से का योगफल बताना है। 21 और 10 कितना? 31। 31 का मान आएगा 31 दूना 62,000। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो जाए। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे। दो संख्या का अनुपात 3:5। यदि प्रत्येक संख्या में 6 घटाया जाता तो परिणामी संख्या का अनुपात 1:2 हो जाता। दोनों मूल संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक मेथड लगाएंगे। 3:5 में, किस अनुपात में है? 3:5 में। प्रत्येक में से 6 घटाया जाता है, 1:2 हो जाता है। यहां लिखेंगे 6 और यहां लिखेंगे 6। 3 दूना 6 और 5 एकम 5। अंतर कितने का? 1। 6 और 6 दूना 12। अंतर कितने का? 6। दोनों मूल संख्या के बीच का अंतर, तो मूल संख्या यही था ना, 3 और 5। इसका अंतर कितने का आएगा? 2। 1 का मान 6, 2 का मान कितना आएगा? 12। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो जाए। क्लियर है? इतने देर का सवाल। प्रथम 15 संख्याओं का समांतर माध्य 82 है। 15 संख्या है जिसका माध्य 82 औसत है। एक संख्या को हटाने पर माध्य में 6 की कमी हो जाती, हटाई गई संख्या। इसको डिटेल समझिएगा। 15 संख्या है, 15 संख्या है और जिसका माध्य जो है, एवरेज जो है, वह कितना दिया हुआ है? 82 दिया हुआ। एक संख्या हटाए तो 14 संख्या बचा। 14 संख्या बचा और इसका 6 की कमी हो गया, मतलब औसत 76 हो गया। पहले 82 में से 6 घटेगा तो 76 हो। तो बोला हटाई गई संख्या। देखिएगा, डिटेल अगर समझाने जाए तो हटाई गई संख्या जो है कैसे निकलेगा? हटाई गई हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या कैसे निकलेगा? तो तरीका होता है इसका बेसिक से, 82 गुना में 15, इससे गुना करेंगे, माइनस में 76 गुना में 14। आप एक बार करेंगे, वीडियो रोकिए और इसका आंसर निकालिए। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि निकल गया होगा। लेकिन हम कहेंगे कि जो भी है, देखिए 5 दूना 10 हम बता देते हैं ना। जरा सोचिएगा, यहां से हम आपको सोचना सिखाते हैं, समझना सिखाते हैं, गणित से आपको लगाव करना सिखाते हैं। देखिए ना, 5 दूना 10, इकाई अंक कितना आएगा? 0। 6 चौका 24, इकाई अंक कितना आएगा? 4। अब बताइए 10 में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा। तो ये 0 में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा। इधर से पहचान लेंगे 10, 10 में से 4 घटेगा, इकाई के अंक पर 6 चाहिए। आंसर कौन सा होगा? 166। इतने से करके निकल सकते। लेकिन हम कहेंगे कि भाई आपको एग्जामिनर चाहेगा तो फंसा सकता है। आप जरा सोचिए इसका कि भाई इसको हम कैसे निपटाएंगे। देखिएगा, पहले औसत कितना था? 82। ठीक है, एक निकला और औसत घटाया, इसका मतलब है इस 82 से ज्यादा लेके निकल गया। प्लस कितना घटाया? तो 6 सब पर घटाया। कितने पर? 14 पर। तो 14 छका 84 ज्यादा लेके निकल गया। 4 4 2 6, 8 8 16, कितना लेके निकला भाई? 166। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। बस इतने ही तो उत्तर होते हैं। आइए हम अगले सवाल पर आते हैं। पाइप एक्स वाई और जेड मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। 3 पाइप है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 मिलकर कितने घंटे में? 8 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों पाइप 3 घंटे तक एक साथ चलते, 3 घंटे तक एक साथ चलेगा, 8 घंटा में पूरा भरता है, तो 3 घंटा में कितना भरेगा? 3 घंटा में भरेगा 3/8 भाग। और फिर जेड को बंद कर दिया जाता है, जेड को बंद कर दिया गया, तो एक्स और वाई शेष काम, एक्स और वाई शेष काम। देखिएगा 3/8 भर गया तो बचेगा कितना? 5/8। अरे है ना, टंकी को 10 घंटे में भरते हैं तो 5/8 भाग भरने में 10 घंटा लगता। तो पाइप जेड अकेले खाली टंकी को
पाइप जेड अकेले खाली टंकी को कितने समय में भरेगा? चलिए आते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 8 दूना 16, मतलब x प्लस वाई उस पूरा टंकी को 16 घंटा में भरेगा। कितना घंटा में भरेगा? 16 घंटा। अब सवाल बन गया कि तीनों मिलके 8 घंटा में और ये दोनों मिलके 16 घंटा में, ठीक है, हो गया। तो जेड अकेले कितना घंटा में भरेगा? इन दोनों का गुणनफल 16 गुना में 8, अब बटे में 16 और 8 का अंतर 8, 8 से 8 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा? 16 घंटा। पाइप जेड खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? आंसर कितना होगा? 16। आंसर कितना होगा? 16 घंटा होगा। ये 18 नहीं होगा, 16 बना लेते हैं इसको, 16 घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सवाल के उत्तर हो जाए। क्लियर है? अरे देखिएगा ना, ऐसे समझ लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना घंटा होगा? 8 घंटा। और x प्लस वाई कितना घंटा में भरेगा? 16 घंटा में भरेगा। 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 16। 8 से भाग लगाएंगे, 8 दूना 16, 16 से भाग लगाएंगे 1, तो x प्लस वाई का क्षमता 1 होगा, जेड का भी क्षमता 1 होगा, पूरा टंकी 16 बटे में 1 कितना आएगा? 16 घंटा। इसलिए हमने ठीक करा दिया। चलिए आगे बढ़ जाइए। टाइपिंग एरर है, कभी कभी तो हो सकते हैं ना। ये भी सवाल एक जंजाल सवाल दिख रहे होंगे, समझे बात को? भयंकर लंबा चौड़ा सवाल है। मेन बात इसमें समझिए, एक दुकानदार एक ही अंकित मूल्य वाले खिलौने पर निम्नलिखित स्कीम प्रदान करता है। कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौने पर 16% और 29% की क्रमिक छूट देता है, दूगो छूट देता है। तो इसे समतुल्य छूट कितना आएगा? 16 प्लस में 29 माइनस में 16 गुना में 29 बटे में 100 होगा, यही होगा। दूसरा, कितनी भी संख्या में खरीदे गए खिलौने पर 4%, 34%, 37% की क्रमिक छूट देता है। 3 गो छूट देता है, एगो 4% का छूट देता है, एगो 34% का छूट देता है और एगो 37% का छूट देता है। भाई लंबा चौड़ा छूट दे रहा है। सी देखिएगा, पहले 4 खिलौने खरीदने पर 12% की छूट और उसके बाद प्रत्येक खिलौने पर 27% की छूट। 4 गो खिलौना खरीदेगा तो 12% का छूट होगा। कितना होगा? 12% का छूट होगा। और आगे जितना भी खिलौना खरीदे, ग्राहक 10 खिलौना खरीद रहा है तो 6 गो पर कितना मिलेगा? 27% छूट मिलेगा। चौथा क्या है? 10 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौना मुफ्त। एक ग्राहक 10 खिलौने खरीदना चाहती है, ऊपर दी गई स्कीमों में कौन से स्कीम उसके लिए सबसे कम लाभप्रद होगा? सबसे कम छूट वाला चाहिए। भाई ये ज्यादा लग रहा है, ये बहुत ज्यादा लग रहा है, ये भी बहुत ज्यादा लग रहा है। इन दोनों में चेक करते हैं, सी और डी में। तो 10 खिलौना खरीदने पर पहले इसको निकाल लीजिए, 12 चौका 48 होगा कि यहाँ दो दो दूना 4, 2 तिया 6, छोटा कर लेंगे, 12 चौका 12 दूना 24 होगा। अब कितना आएगा? अब आएगा कितना? 12 दूना 24% और 27 तिया 81। कम लाभप्रद वाला पूछ रहा है, तो जोड़िए तो अब बटे में 3 और 2 3 5 आएगा, तो ये आएगा 5, 8 और 2 10, अब बटे में 5, तो ये लगभग 21% आएगा। कितना छूट मिलेगा? 21%। डी देखिएगा ना, 10 खिलौने खरीदने पर 4 मुफ्त, 4 गो मुफ्त मिल रहा है, कितने पर? 10 पर, तो 100 पर कितना आएगा? तो आप बोलिए कि ये भी 40% हो जाएगा। इससे कम कोई होगा ही नहीं, तो आंसर कौन सा होगा? सी। सबसे कम लाभ, सबसे कम छूट चाहिए, तो सबसे कम लाभप्रद वाला कौन सा है? सी। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। 180 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? समय पूछ रहा है आपसे। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। बताइए, पुल को पार करेगा तो अपनी लंबाई के साथ साथ उस पुल को ही पार करेगा, तो 180 और 350, तो 180 प्लस में 350 हो गया, बटे में 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जानते हैं ना क्या होता है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड। ये बात पता है कि नहीं? ये बात आपको पता होना चाहिए कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड। 18 चौका 72, तो 5 चौका 20।
ऊपर में है मीटर और नीचे में आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, आंसर किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। चलिए जोड़ दीजिए, 0, 5 8 13 का 3 हाथ में 1, 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 1 5, अब बटे में 20, 0 से 0 खत्म होगा, 53 बटे में 2 मतलब 26.5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर। बेहद आसान से सवाल थे। अगला सवाल देखिए, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज EMI के रूप में 1320 रुपया प्राप्त होंगे। साधारण ब्याज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज होता है रेट इंटू में टाइम, तो 20 दिया 60% ब्याज आएगा, और सवाल में बोला है कि 1320। 0 से 0 कटेगा, 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 और 1 6 दूना 12, मतलब 1% का मान आएगा 22, है ना। राशि मूलधन पूछ रहा है, 100% का मान आएगा 2200। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सवाल के उत्तर। पिछले महीने किसी फल विक्रेता ने 600 रुपया प्रति बॉक्स की दर से आम बेचे थे, ठीक है। इस महीने वह परिवहन लागत के कारण पहले कीमत में 10% की वृद्धि करता, 600 में बेचा था, ठीक है। अब जो है कीमत में 10% की वृद्धि कर देगा, तो 10% बढ़ा देगा, तो 600 का 10% कितना आएगा, 60, तो ये हो जाएगा 660। और फिर अंतिम, फिर वर्धित कीमत पर, वर्धित मतलब बढ़ा हुआ कीमत पर 15% छूट देता, 660 में 15% छूट दे देगा। इसका मतलब क्या होगा, 15% मतलब होता है 3/20, 15% मतलब 3/20, 20 में 3 छोड़ देगा, इसका मतलब 17/20 में बेचेगा। अंतिम कीमत कितनी होनी चाहिए ये पूछ रहा है। 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 33, 33 गुना में 17, 17 तिया 51 का 1, हाथ में 5, 17 तिया 51 5, 51 5 56, आंसर कितना होगा 561। सवाल का उत्तर नंबर ए। सिंपल सवाल है, केवल सवाल देखने में बड़ा लग रहा है, मुश्किल नहीं। आइए अगला सवाल देखिए, एक डीलर किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि उसने 10% कम पर कीमत पर खरीदा होता और 126 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करिए। लाभ और हानि का ये जबरदस्त सवाल में से एक सवाल देखिएगा। एक डीलर किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, तो अगर क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा 115। अब कह रहा है कि यदि उसने 10% कम कीमत पर खरीदा होता, तो पहले खरीदा था कितना में 100 में, अब कितने में खरीदेगा 10% कम में, मतलब 90 में खरीदेगा। 126 रुपया कम में बेचा होता, जितना में बेच रहा था उससे 126 रुपया कम में बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता। खरीदा कितना में 90 में, 20% लाभ में बेचेगा, तो 20% का 90 का 20% निकालिएगा 18, 18 लाभ में बिकेगा, तो 90 या 10 108 में बिकेगा। कितना में बिकेगा 108 में। पहले कितना में बिक रहा था 115 में, अब कितना में बिकेगा 108 में। कितना कम हुआ 7, और सवाल में कह रहा है कि 126 कम हुआ, है ना। क्रय मूल्य ज्ञात करिए, आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। 7 से काटेंगे 18 सते 126, 1 का मान आएगा 18। क्रय मूल्य था कितना 100, 100 का मान कितना आएगा 100 का मान आएगा 1800। सवाल के उत्तर। ये सवाल बहुत फेमस सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत फेमस सवाल। आइए हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। त्रिकोणमिति का एडवांस मैथ का अभी तक का पहला सवाल। 4 sin थीटा प्लस में cosec थीटा का मान 4 दिया हो, 4 sin थीटा प्लस में cosec थीटा का मान 4 दिया हुआ, ठीक है। कंडीशन एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि थीटा जो है 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। कुछ नहीं करिए, थीटा का मान बैठा दीजिए। 90 से छोटा है मतलब 60 होगा, 45 होगा या 30 होगा, यही तीन वो होगा। आप बोलेंगे जी सर, देखिए कोई एक सेटिस्फाइड करेगा। अगर हम 30 रखते हैं तो 4 साइन 30 कितना आएगा 1/2, प्लस में कॉसेक 30 कितना आएगा 2, साइन 30 का उल्टा, बराबर 4। ये बात सत्य है क्या, 2 से 2 दूना 4, 2 गुना में 1 2 और 2 4 सत्य है।
इसका मतलब थीटा जो है वह 30 डिग्री निकल गया। आपसे पूछ रहा है साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। साइन 3 थीटा, थीटा का मान 30, 30 दिया 90, मतलब साइन 90 डिग्री और प्लस में कॉस 90 डिग्री 3 थीटा। साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 90 कितना होता है 0, 1 + 0 1, सवाल के उत्तर हो जाए। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाए। आशा और बस उम्मीद कर सकते हैं आपको कि क्लास एकदम मजा आ रहा होगा। क्या आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक स्ट्रीमिंग सेवा 150 रुपया प्रति माह चार्ज करती है। यदि आप 15% छूट के साथ एक वार्षिक प्लान 12 महीने वाला खरीदते हैं तो एक वर्ष के लिए मासिक भुगतान की तुलना में आपकी कुल बचत कितना बचाइएगा, कुल बचत कितनी होगी, समझ रहे? बताओ, प्लान कितने का है 150 रुपया का, छूट कितना मिलता है 15%, तो 15/100 छूट मिलेगा एक महीने में। तो एक साल का मतलब 12 महीने में कितने छूट मिलेगा, 12 से गुना, बस काट लीजिए। 50 से काटेंगे 2 बार में, 50 से काटेंगे 3 बार में, 2 से कटेगा ये 6 बार में, 15 छक्का 90 तिया, 90 तिया 270, कुल बचत कितना आएगा 270 रुपये। बस सिंपल सा सवाल। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के दोगुने से 4 वर्ष अधिक है। व्यक्ति जो है पुत्र के आयु से दोगुने से, अगर पुत्र x का है तो व्यक्ति जो है 2x प्लस में 4 है, ठीक है। 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 58 होगा। 6 वर्ष बाद व्यक्ति कितने का होगा 2x प्लस में 10, अरे 4 प्लस में 6 10 हो जाए। पुत्र कितने का होगा x प्लस 6, 6 वर्ष बाद सब 6 वर्ष बड़ा हो जाए, जोड़ दीजिए ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना कह रहा है 58 वर्ष कह रहा है। आयु का 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु x का मान निकालना है, 2x और x कितना आएगा 3x, 10 प्लस 6 16, उधर जाके घटेगा तो 58 में से 16 घट जाएगा, 58 में से 16 घटेगा तो 42 होगा। 3 से भाग लगाएंगे 14, 14 तिया 42, x का मान कितना आएगा 14 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु कितना था x, 14 वर्ष, सवाल का उत्तर। बेहद आसान से सवाल है। अगले सवाल पर आ जाइए। दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 37 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल 37 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को आधा भरने में कितना समय लगे। देखिए पहला नल जो है 2 घंटा में भर सकता है, दूसरा जो है 37 घंटा में भर सकता है, और तीसरा जो है 37 घंटा में खाली कर सकता है। 37 घंटा में क्या कर सकता है खाली, तो ये माइनस, ये सब प्लस, ये सब क्या होगा प्लस। एलसीएम लेते हैं ऐसे सवालों में, 2 37 और 37 का एलसीएम, 37 दूना कितना आएगा 74, पूरा टंकी है कितने का 74 का, 2 से भाग लगाएंगे तो ये 37 भरेगा और ये 1 भरेगा, 37 दूना 74, 2 भरेगा और ये 2 खाली करेगा, अरे हाँ तीनों चलेगा, तो 74 भरना है। खाली टंकी को आधा भरने में कितना समय, पूरा टंकी है कितने का 74 का, पूरा टंकी है 74 का, तो इसका आधा, तो 74 का आधा कितना आएगा 37। अब तीनों चलेगा, ये भरेगा 37, ये भरेगा 2, तो 37 और 2 39, अब 2 खाली करेगा मतलब 37 भरेगा, तो 37/37 कितना घंटा लगेगा 1 घंटा लगेगा। बस कहानी खत्म। आइए अगला सवाल समझते हैं। सुनील 7,000 रुपया में एक माइक्रोवेव ओवन खरीदता है। वह इसके परिवहन पर 400 रुपया खर्च कर देता है और मरम्मत पर 600 खर्च करता है। कुल लागत कितना हो गया 7,000 प्लस में 400 प्लस में 600, कुल लागत कितना हो जाएगा 8,000। कुल लागत कितना होगा 8,000 होगा, अरे होगा। और 9800 में बेचता है, तो ये हो गया क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हुआ 9800 में बेचता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी प्रतिशत पूछे रेशियो लगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, अरे बोलो हाँ या ना। अब लाभ कितने का हुआ 18 का, 80 का सामान 98 में बिका तो 18 का लाभ, बटे में क्रय मूल्य 80
इंटू में 100 और परसेंट, और भी छोटा कर सकते थे लेकिन हमको लगा कि यही ठीक। 4 से काटिए, 4 से कटेगा ये 20 बार में, 4 से कटेगा ये 25 बार में। अरे होगा 25 से इसको जब गुना करेंगे, 25 अठे 200 का जीरो हाथ में 450 आएगा, ये 450 आएगा। अब बटे में आएगा 20, जीरो से जीरो कटेगा 45/2, 22.5% सवाल के उत्तर। आशा करते हैं कि सब बात समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति बिंदु P से Q तक 5 किलोमीटर, P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है। किस चाल से जाता है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, और फिर उसी मार्ग पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जॉगिंग करते हुए Q से P तक आता है। यदि कुल 3 घंटे का समय लगता है तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात। इसका फॉर्मूला होता है, बीच की दूरी पूछेगा ना तो x इंटू में y अब बटे में x प्लस वाई इंटू में t होता। बीच की दूरी पूछता। अगर कुल दूरी पूछता तो क्या होता? 2xy, लेकिन हमसे बीच की दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बीच की दूरी। x के जगह 5 रखिए 5, y के जगह 10 रखिए 10, 5 प्लस 10 15, और यहां से 3 घंटा लगा, टाइम 3। बीच की दूरी निकालना है, खत्म हो गया उत्तर। 5 5 तिया 15 से 15 खत्म, आंसर कितना आएगा? 10। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर। अगर आप जानते हैं तो खत्म, नहीं तो आपको फिर डिटेल करना पड़ेगा। ये एक बेसिक सा सवाल है, उम्मीद करते हैं कि कर लिया जाएगा। बोर्ड मास का सवाल है, जोड़ घटाओ गुना भाग। अरे हो जाएंगे, चलिए उम्मीद करते हैं कि कर लेंगे। ये सवाल अच्छा है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ABC है और नियत योग a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 है, तो उस त्रिभुज का अधिकतम संभव क्षेत्रफल कितना होगा? समझ रहे बात? देखिएगा ना, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस तीनों भुजाओं का योग जो है वह 18 दिया हुआ है। अधिकतम संभव क्षेत्रफल कब निकलेगा? जब a भी 6 हो जाए, b भी 6 हो जाए और c भी 6 हो जाए। कहने का मतलब है कि अगर ये समबाहु त्रिभुज बन जाए तो क्षेत्रफल अधिकतम निकलेगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4। अब भुजा स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36। 4 से काटेंगे, 4 नंबर 36, 9 √3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। कहानी खत्म हो जाएगा। √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा? 9 √3। कहानी खत्म। आ जाइए अगला सवाल। सही किया ना? 6 का स्क्वायर 36, 4 नंबर 36, 9 √3। कहानी खत्म। आ जाइए। एक कक्षा में लड़कों का औसत 56। लड़कों का औसत कितना है? 56। 8 लड़का है, इसका औसत जो है वह 56। यहां संख्या है और यहां औसत है, ठीक है। 4 लड़की है, 4 लड़की है और औसत कितना? 80 है। सभी 12 विद्यार्थियों का औसत, सभी का जब भी निकालना रहे ना कि सबका औसत निकालिए, तो संख्या में रेशियो लगा लीजिए। 4 एकम 4 और 4 दूना 8। अब देखिए 56 दूना 112 प्लस में 80 गुना में 1 80, अब बटे में A 2 और 1 3। कहानी खत्म। ये होगा 192 बटे में 3। 192/3 कितना होगा? 64। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। खत्म। कहानी होता है खत्म। समझ रहे बात? पूरे 30 सवाल आप देखे होंगे कि 30 अलग अलग चैप्टर से रहा। समझ रहे ना? इसको वीडियो को देखने से फायदा क्या होगा कि आप 30 अलग अलग चैप्टर का बात रिवीजन हो गया आपको। और इसलिए हम पहले ही बोले थे कि अगर आप वीडियो आप तक पहुंच गया है तो क्यों देखिए वीडियो को, इसलिए हमने बोला था। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। ये सभी सवाल NTPC अंडर ग्रेजुएट 7/5/2026 के पेपर के लिए गए थे। समझ रहे बात को ना? और समझाते हुए वक्त लग गया कितना? 54 मिनट लग गया। भाई 30 सवाल समझाना थे एक एक करके, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, फिर ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।